हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम LIS MCQ सीरीज़ 1 के पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 तक देखा था। अब तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर के पिछली वीडियो को देखें, क्योंकि इस सीरीज़ में कराई गई सारी क्वेश्चंस आपके आने वाली जो LIS एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर के वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट हेल्पिंग इन लिमिटिंग द एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शंस आपके हैं ए ऑप्शन है आपके रिएक्टिव इफेक्ट, बी है आपके इकोलॉजिकल वैलिडिटी, सी है आपके इंटरेक्शन बिटवीन सिलेक्शन बायस ऑफ एक्सपेरिमेंट वेरिएबल, डी है इकोलॉजिकल इफेक्ट। किसी भी रिसर्च को हम वैलिड तभी बोलेंगे जब उस एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट आएगी वो एज पर द ऑब्जेक्टिव आएगी। रिसर्चर जो एम्स लेकर के किसी रिसर्च को कंडक्ट करता है, अगर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही आए तभी हम उस रिसर्च या उस एक्सपेरिमेंट को वैलिड कहेंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल वैलिडिटी, एक होते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो इंटरनल वैलिडिटी जो होती है वो जो उसकी रिज़ल्ट मतलब अगर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की गई उसमें जो रिज़ल्ट आती है वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ओनली अगर हो तभी हम उस रिसर्च को कहेंगे इंटरनल वैलिडिटी। और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट की जो रिज़ल्ट हो वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल इन एडिशन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हम उसे कहेंगे कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। अच्छा, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी वाली जो एक्सपेरिमेंट होती है ना वो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि जो रिसर्च होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे एक साथ रिसर्च फर्स्ट में नहीं करते हैं। पहले वो एक सैम्पल सिलेक्शन करते हैं, कुछ सैम्पल पे रिसर्च करके देखते हैं, अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तभी वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। तो जो एक्सटर्नल वैलिडिटी टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नहीं हेल्प करते हैं इन लिमिटिंग दी एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो आपके जो राइट आंसर है जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी एक तरह का एक ऐसा इस टाइप की एक्सपेरिमेंट होती है जो कि जिसमें हम लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ये एक तरह की एबिलिटी है जिसमें हम लोग जो जनरल स्टडी है फाइंडिंग की जो स्टडी है उसको हम लोग रियल वर्ल्ड में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑप्शन जो है वो आपके और इंटरेक्शन बिटवीन सिलेक्शन बायस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स, तो ये भी होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में भी तो इंटरेक्शंस होती है, तभी तो कंफाउंडिंग और एक्स्ट्रा वेनस वेरिएबल्स इफेक्ट कर पाते हैं रिजल्ट्स को, तो ये भी तो नहीं होगी। तो राइट आंसर जो है आपकी इकोलॉजिकल इफेक्ट। इकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब होता है कि इफेक्ट ड्यू टू ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर या ड्यू टू ऑफ इकोलॉजी। तो राइट आंसर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपके एक्सटर्नल वैलिडिटी के ऊपर। तो आंसर आपके ये हो जाएंगे सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आपके स्क्रीन पे है कि हु डिफाइंड टू बी। एक कोड दी गई है आपके सामने, आपको बताना है कि कोड किन्होंने दिया था। तो कोड है टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। मतलब कि एक पर्सन को इंफॉर्मेशन लिटरेट हम तभी बोल सकते हैं जब उनके पास एक एबिलिटी हो ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन नीड को आइडेंटिफाई कर सके, और उसके पास ये भी एबिलिटी हो कि वो लोकेट कर सके, फाइंड आउट कर सके और इफेक्टिवली यूज़ कर सके अपने नीडेड इन्फॉर्मेशन को। तो ये कोटेशन किन्होंने दिया था, तो ये कोटेशन आपके आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने दिया था, जिनकी स्थापना जो है कि 1876 में हुई थी, और ये शिकागो में इनका हेडक्वार्टर है। और एले जो है वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट
लाइब्रेरी एसोसिएशन, और सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनका जो मोटो है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, वो है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। तो ये जो मोटो है ये ALA की है। और SLA की अगर हम बात करें तो SLA की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी, और ये वॉशिंगटन US में की हेडक्वार्टर है। इफ्ला की अगर बात करें तो ये 1927 में की हेडक्वार्टर हैक में है। और CILIP की बात करें तो 2002 में UK। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो है मेटा डेटा डबलिन को रिफर्स टू व्हाट? डेटा एलिमेंट इन डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट इन डेटाबेस, ऑप्शन सी फील्ड एलिमेंट इन डेटाबेस, या सब्जेक्ट एलिमेंट इन डेटाबेस। तो हम जानते हैं कि मेटा डेटा का मतलब ही होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में अगर डेटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा डबलिन को रिफर्स टू डेटा अबाउट डेटा। जो डबलिन कोर है उनकी इनिशिएटिव क्यों की गई थी? उनके इनिशिएटिव जो है वो एक तरह का जो डिजिटल लाइब्रेरी जो कैटलॉग है, कार्ड कैटलॉग, उसकी मतलब क्रिएट करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग को क्रिएट करने के लिए ये डबलिन कोर की शुरुआत की गई थी। और अगर ये पूछा जाए कि डबलिन कोर में कितना एलिमेंट ऑफ मेटा डेटा है, तो ये 15 एलिमेंट की मेटा डेटा यूज़ की जाती है। ठीक है, 15 एलिमेंट की। तो इसकी राइट आंसर जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर A, डेटा एलिमेंट इन अ डेटाबेस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि है नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड बाय। ऑप्शन दी गई आपकी। ऑप्शन नंबर A नेशनल नॉलेज कमीशन, B ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, C ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, और D है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क एक तरह का एक नेटवर्क है। ये किस टाइप का नेटवर्क है? ये एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, एक टाइप का रिसर्च नेटवर्क है, और नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है। और इसकी जो स्थापना है वो 2010 में 2010 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में ये जो हेडक्वार्टर है। तो इसको मतलब ये जो नेटवर्क है इसको किन्होंने इम्प्लीमेंट किया था? तो ये NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो NIC है, उन्होंने इसके एस्टैब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट किया था। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेट 39.50, इससे हम लोग सब अवगत हैं, सभी फेमिलियर है इस एक टर्म से। जेट 39.50 ये एक तरह का जो स्टैंडर्ड है, जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे मार्क 21 में, तभी हम लोगों ने ये वर्ड को देखा था कि जेट 39.50 क्या है होता है। तो आप लोग बताएं कि ये स्टैंडर्ड फॉर व्हाट? कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, ये एक तरह का सर्च एंड रिट्रीवल सर्विस है, कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज है, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज है? तो ये जो है बहुत ही ईजी सर्चिंग एंड रिट्रीवल सर्विस है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज फॉर आर्काइविंग दी डॉक्यूमेंट्स? तो एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए या फिर रखने के लिए इंस्टीट्यूशनल जो रिपोजिटरीज है उनको ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है? जैसे कि अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो हम कैसे उनको स्टोर करें, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या फिर रेयरिटी की मिल ही नहीं रही है तो स्टोर कैसे करें, या कोई कॉपीराइट इशू है कि उसको स्टोर करने में कोई कॉपीराइट इशू आ रही है, या फिर ऑथर या फिर कोई ऑथर ने मना कर दिया कि भाई आप मेरा डॉक्यूमेंट स्टोर या आर्काइव नहीं कर सकते, कि मतलब किस टाइप की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज फेस करती है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगी कॉपीराइट इशू। ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि हर इंस्टीट्यूशनल जो रिपोजिटरीज है वो फेस कर रहे होते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, ये कम्युनिकेशन थ्योरी है। 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी आपको बताना ये किन्होंने दिया था। आपके ऑप्शन दी गई है सेनॉन एंड विबर, रॉबर्ट टी क्रैग, सी बर्लो और SF स्कडर। तो आपके राइट आंसर जो है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट टी क्रैग। बर्लो ने SMRC कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। SMRC ये बर्लो ने दिया था। और SC स्कडर ये जो है ये कोई भी कम्युनिकेशन मॉडल इन्होंने कुछ नहीं दिया था, तो ये तो ऐसे ही कट हो गए। तो सेनॉन वेबर ने भी एक लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। और तो आपसे यहाँ पूछा गया है 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज, तो ये किन्होंने दिया था, तो ये रॉबर्ट टी क्रैग ने। आपके राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है आपसे, जो बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स है वाज प्रपोज्ड बाय हुम। ऑप्शंस ए है आपके पर्ल जुरकॉस्की, बी है आपके कैल्विन वर्स, सी MB आइजनबर्ग एंड RE बर्कोविज, और डी है रिचार्ड सॉल वुरमैन। तो बिग 6 मॉडल जो है ये किन्होंने दिया था, ये MB आइजनबर्ग एंड RE बर्कोविज ने दिया था। पर्ल जुरकोविस्की की अगर हम बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इन्होंने दिया था। कैल्विन मूरी की अगर हम बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवर इन्होंने दिया था। अगर हम रिचार्ड सॉल वुरमैन की बात करें तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट इन्होंने दिया था। और बिग 6 इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की बात करें तो ये प्रपोज किए थे MB आइजनबर्ग एंड RE बर्कोविज में। तो आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। आपसे फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है कि ISRC स्टैंड्स फॉर व्हाट। ऑप्शन दी गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड, बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेफरेंस कोड, सी इंडियन सिस्टम रिकॉर्डिंग कोड, या ऑप्शन डी है इंटरनेशनल सिस्टम रिकॉर्डिंग कोड। तो आपको आंसर बतानी है। तो जो राइट आंसर हो जाएगी वो है इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेयर यूज़, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, चाहे वो PhD एंट्रेंस की एग्ज़ाम हो, चाहे वो KVS की एग्ज़ाम हो, चाहे नेट के काफ़ी बार से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग सारी वीडियो को पूरी देखा कीजिए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस कराई गई है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई है या फिर रिलेटेड है उस क्वेश्चन से। तो पूरी वीडियो देखें, सारे क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, फेयर यूज़ इन टर्म रिलेटेड टू वर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी कॉपीराइट, बी है पेटेंट, सी है ट्रेडमार्क और डी जो है प्लेगरिज्म। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएंगी कॉपीराइट। फेयर ये रिलेटेड टू कॉपीराइट। फेयर ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे कि फेयर यूज इज टर्म रिलेटेड टू कॉपीराइट। तो ये थी हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन। हमने आज 10 क्वेश्चन देखे। अब तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक कर लें और अपनी स्टडी को जारी रखें।